जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। और छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जलवायु। इससे पहले हमने और बहुत सारे विषयों पर अलग अलग वीडियो डाला है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। जैसे छत्तीसगढ़ की नदियाँ, परियोजना, जलप्रपात और जो है छत्तीसगढ़ के पर्वत, पहाड़, या फिर छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे हुआ, इतिहास क्या था, थोड़ा सा वो हमने बताया। ठीक है, तो यदि वो वीडियो आपने पहले नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आगे का वीडियो आप देखिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जलवायु। तो जलवायु किसे कहते हैं, ये बात आपको पहले पता होना चाहिए कि जलवायु का वास्तविक अर्थ क्या चीज़ है। पहले तो हम समझेंगे जलवायु क्या है, उसके बाद हम जलवायु और मौसम में अंतर समझेंगे। ठीक है, तो किसी बड़े भौगोलिक प्रदेश का औसत या लंबे समय का मौसम जलवायु कहलाता है। क्या बोला गया? किसी बड़े भौगोलिक प्रदेश का। बड़े भौगोलिक मतलब एक छोटा सा जिला या एक है ना, एक छोटा सा जिला या छोटा सा संभाग की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। कम से कम एक राज्य होना चाहिए, या फिर यदि राज्य नहीं है तो कम से कम एक बड़ा देश होना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ राज्य की बात कर रहे हैं तो हम एक बड़ा सा राज्य भी ले सकते हैं, जैसे ये हमारा छत्तीसगढ़ जिला हो गया, है ना। तो इस बड़े भौगोलिक स्थिति में, है ना, इस बड़े भौगोलिक स्थान का लंबे समय तक रहने वाला, लंबे समय तक मतलब 3 से 4 महीना या 1 साल, है ना, 1 साल तक रहने वाला मौसम। अब 3 से 4 महीना तक मौसम रहेगा तो मौसम एक ही प्रकार का रहेगा। ठीक है, 1 साल तक रहेगा तो मौसम एक ही प्रकार का रहेगा, तब हम उसको बोलेंगे जलवायु। क्या कहा मैंने? जैसे मान लेते हैं कि इस छत्तीसगढ़ में, है ना, पहले आज समझ लेते हैं। जैसे आज की बात कर लेता हूँ मैं। तो आज थोड़ी सर्दी है, ठीक है, सर्दी है और नमी है। लेकिन वही जो कल है ना, हो सकता है सर्दी ना रहे, नमी ना रहे। तो हम आज जो है, कल जो रहेगा नहीं रहेगा, तो ये हम इसको मौसम कहेंगे। लेकिन जलवायु कब होगा? लेकिन जलवायु कब कहा जाएगा? जब 3 से 4 महीना तक सर्दी हो, गर्मी हो, है ना, या बरसात हो, है ना। तो ऐसे 3 से 4 महीना तक या तो सर्दी हो या नमी हो, बरसात हो या फिर अन्य ऋतु हो, तब हम उसे कहेंगे जलवायु। ठीक है, तब हम उसे कहेंगे जलवायु। जलवायु एक मौसम ही है, लेकिन मौसम क्या है, हर 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन में बदल जाता है। लेकिन जलवायु जो है इतना जल्दी नहीं बदलता, है ना। जो जलवायु है वो इतना जल्दी नहीं बदलता, कम से कम 3 से 4 महीने तक वो वैसी उसका जो है वातावरण बना रहता है, वो अपने आप को सस्टेन करके रखता है। ठीक है, 3 से 4 महीना, 1 साल, हाँ, तो ये बड़े बड़े भौगोलिक एरिया पर डिपेंड करता है। तो समझ में आ गया कि जलवायु क्या होता है। लंबे समय तक यदि एक ही प्रकार का मौसम रहे, है ना, लंबे समय तक जब एक ही प्रकार का मौसम किसी बड़े भौगोलिक स्थान पर बना रहे, तब हम उसको बोलते हैं जलवायु। ठीक है, उसके बाद होता है आपके जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। ठीक है, तो मौसम बता दिया, और ये आपके अरबी भाषा का शब्द है। क्या चीज़? जलवायु या फिर मौसम जो है आपके अरबी भाषा का शब्द है। अब आपको पता चलना चाहिए कि जलवायु, हमने ये तो बोल दिया कि लंबे समय तक मौसम रहे, लेकिन इसके जो है इसके घटक क्या क्या हो सकते हैं, इसके घटक क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके घटक हो सकते हैं आपका वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, है ना, आर्द्रता है, तापमान है, ठीक है, और वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, दाब है, या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हैं, आर्द्रता हो गया, मंडलीय दाब हो गया, और तापमान। लगभग ये तीनों चीज़ ना जलवायु के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो एक लंबे समय तक जो वायुमंडल के वायु में आर्द्रता कम रहेगी एक लंबे समय तक। जैसे अभी सर्दी का मौसम है तो ये लगभग 3 से 4 महीना, है ना, आर्द्रता बहुत कम रहेंगी, तब हम इसको बोलेंगे जलवायु, है ना। और यही तापमान जब 3 से 4 महीना तक रहता है, तब हम इसको बोलते हैं गर्मी का मौसम, तब भी हम इसको जलवायु कह सकते हैं। वायुमंडलीय दाब गर्मी के दिनों में कम और बरसात के दिनों में ज़्यादा रहती है, या फिर ठंड के दिनों में जब ज़्यादा रहती है, तब हम इसको बोलेंगे जलवायु। लेकिन यही घटक
आर्द्रता, तापमान और दाब यदि कम समय के लिए रहे, जैसे आज आर्द्रता कम है, जैसे यदि आर्द्रता आज अधिक है और कल जो है वो कम हो गया, ठीक है, कल जो यही आर्द्रता जो है वो कम हो गया, तब की स्थिति में हम क्या कहेंगे इसको? तब की स्थिति में कहेंगे कि ये जलवायु नहीं, ये तो मौसम है। ठीक है, मौसम जहाँ जल्दी बदलता है, हर घंटे बदल सकता है, एक दिन में बदल सकता है, एक हफ्ते में भी बदल सकता है। ठीक है, तो कभी भी आपके वातावरण में आर्द्रता, तापमान और दाब बहुत जल्दी परिवर्तन दिखाई दे इन तीनों में, तब हम आप ये कहेंगे कि यह मौसम है। लेकिन यही आर्द्रता और तापमान अधिक समय के लिए अधिक स्थान पर बना रहे, तब हम उसको कहेंगे जलवायु कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जलवायु के घटक क्या हैं? जो अभी पढ़े वही घटक है। वायुमंडलीय दाब है, आर्द्रता है, तापमान है और वर्षण है। ठीक है, तब सबसे पहले समझते हैं कि घटक में वायुमंडलीय दाब क्या होता है ना। मैं कुछ बादल बना रहा हूँ, है ना, ये बादल है और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब को आप दो हिसाब से समझिएगा। एक तो वायुमंडल जो है हमारे सिर के ऊपर दाब लगाता है, वो होता है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, दूसरी ये होता है कि वायुमंडल में एयर का प्रेशर रहता है। ठीक है, एयर का प्रेशर रहता है। एयर मतलब यहाँ जगह जगह एयर फ्लो हो रहा है, जगह जगह एयर फ्लो हो रहा है। ये हो गया एयर। अब होता क्या है, जब भी, है ना, जब भी यदि सूर्य की किरणें, ये सूर्य हो गया, ठीक है, ये सूर्य चमक रहा है। यदि ये सूर्य चमक रहा है ना, यदि ये सूर्य चमक रहा है, सूर्य चमकने का मतलब है यदि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है कि वायुमंडल पर गर्मी ज़्यादा पड़ने से क्या होगा, ये वायुमंडल अधिक जल्दी गर्म हो जाएगा। और आपको पता है जैसी कोई गैस, क्योंकि हवा भी एक गैसी है, ये हवा जो है जैसी गर्म होता है ना, तो ये हवा ऊपर की ओर उठने लगता है ना। पहले जहाँ रहा होगा उससे वो ऊपर उठने लगता है। ऊपर उठने के पर क्या होता है, इतना स्पेस खाली हो जाता है, अब वहाँ हवा की दबाव कम है, तो ये क्या हो गया, आपका लो प्रेशर हो गया, वायुमंडलीय दाब यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, ये वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत यदि ठंड का मौसम है ना, इसके विपरीत यदि ठंड का मौसम है तो सूर्य की रोशनी बहुत कम आती है, सूर्य की जो रोशनी है वो कम आती है, तो ये जल्दी गर्म नहीं हो पाते और अपने स्थान पे यथावत बने रहते हैं या फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हैं। तब की स्थिति में क्या है, यह वायुमंडलीय दाब भरा हुआ है, मतलब यहाँ प्रेशर जनरेट है। अब समझेंगे कि वायुमंडलीय दाब यदि अधिक है तब वहाँ कौन सा मौसम होगा या जलवायु होगा, तो उस समय आपका लगभग आपका सर्दी का मौसम होगा, और यदि वायुमंडलीय दाब कम हो गया, पूरे हवा ऊपर उठ के चला गया, तब क्या होगा, वहाँ रोग का मौसम होता है। तो ठीक है, आप समझ आए कि जलवायु के परिवर्तन में वायुमंडलीय दाब का क्या रोल है। ठीक है, ये समझ गए। अब समझते हैं कि आर्द्रता क्या चीज़ है। ये वायुमंडल में जो हवा है अपना बह रही है ना, ये वायुमंडल में हवा बह रही है। इसमें क्या होगा, इस हवा में पानी की जो बूंदें रहती है ना, या फिर जो हवा में नमी रहती है। अभी आप जैसे ही जाओगे ना बाहर, तो जैसे अभी सर्दी का मौसम है, तो अभी जैसे ही जाओगे तो आप, ये व्यक्ति है ना, यदि इसके शरीर से कोई हवा टकराएगा तो उसको ठंड का एहसास होगा। और ठंड कब लगता है, जब हवा में नमी रहे, हवा में पानी की मात्रा रहे। भला वो पानी आपको दिखेगा नहीं, है ना, इसीलिए तो उसको आर्द्रता बोलते हैं। अगर दिखता तब पानी या ओश बोल देते हैं। ठीक है, तो वो उस हवा में नमी है, उस हवा में नमी होने के कारण आपको ठंडे लगते हैं। लेकिन यही आप गर्मी के दिनों में चले जाओ, आपके लू के थपेड़े इतना लगेंगे, है ना, कि आपके शरीर जलने लग जाएगा। हवा वही है, आज का हवा और उस दिन का हवा वही रहता है, बस उस दिन के हवा में नमी नहीं रहता। गर्मी की वजह से पूरा पानी सूख गया रहता है हवा से, तो उस समय क्या होता है, आर्द्रता कम हो जा रहता है। अभी आर्द्रता बढ़ा हुआ है। ठीक है, अभी ठंडी के दिनों में आर्द्रता बढ़ा हुआ है, तो हवा में नमी है, जैसे ही आपके शरीर से टकराता है या जैसे किसी के भी शरीर से टकराता है हवा, तो उसको ठंडकता का एहसास होता है। याद रखिएगा, ठंडकता केवल पानी से ही होता है और किसी से नहीं होता। यदि आपको ठंडा लग रहा है, इसका मतलब यह है कि हवा में नमी है। तो अब समझ आ गया, यदि नमी है इसका मतलब सर्दी है और गर्मी है इसका मतलब गर्मी है ना। मतलब आर्द्रता है
तो नमी है, आर्द्रता नहीं है तो गर्मी है। तो ये भी वायुमंडल के घटक का काम करता है। तापमान तो आपको पता है, अगर तापमान कम या ज़्यादा तो वो भी वायुमंडल के घटक है। वर्षण पता है, यदि वर्षा होगा इसका मतलब न तो गर्मी है न सर्दी है, वो तो वर्षा ऋतु है। तो ये सभी जो है आपके वायुमंडल के घटक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ये सब आपके वायुमंडल के घटक के रूप में जब जाने जाते हैं। अब हम इसके आगे क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं कि इसके कारक क्या क्या होते हैं, है ना, कि कहाँ का जलवायु गर्म होगा, कहाँ आपका जलवायु नमी होगा, कहाँ जलवायु बहुत लो होगा, कहाँ बहुत हाई होगा। ये हम इसके बारे में पढ़ते रहते हैं। इसका कारण क्या होता है, सबसे पहले देखिए, जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक है आपके समुद्र सतह से ऊंचाई या फिर दूरी। समुद्र सतह से ऊंचाई या फिर दूरी, ठीक है, समुद्र सतह से ऊंचाई या फिर दूरी, समुद्र सतह से ऊंचाई या फिर दूरी। चलिए, आपको पता है कि ये जो समुद्र के ये इतना जो मैं एरिया बना रहा हूँ, ये समुद्र के किनारे वाला एरिया है ना। तो यहाँ का जलवायु कैसा होगा, सबसे पहले ये जान लीजिए, यदि कोई यहाँ पर मैं अगर सूर्य बना देता हूँ, है ना, तो इसकी जो किरणें हैं नीचे तक आ रही हैं। यदि ये हमारा स्थल भाग है, स्थल भाग जहाँ पे रहते हैं, और ये हमारा जली भाग है, ठीक है, ये हमारा अगर ये जली भाग है तो सूर्य की किरणें स्थल पर भी आ रही हैं और पानी पर भी जा रही है। तो याद रखिएगा, जो ज़मीन भाग होता है ना, वो बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी होता है, ठीक है। जो ज़मीनी भाग है वो बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। कौन सा, ये क्या हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म भी होता है और ठंडा भी होता है, ठीक है, बहुत जल्दी। लेकिन जो जल है, ठीक है, जो जल है वो न तो जल्दी गर्म होता है और न ही जल्दी ठंडा होता है। यदि एक बार वो गर्म हो गया तो उसको ठंडा होने में समय लग जाएगा, और एक बार अगर ठंडा हो गया तो गर्म होने में समय लगता है, ठीक है। तो मेरे बताने का कारण ये है कि जो समुद्र के किनारे जितने शहर हैं उसका तापमान सम रहता है, ना ही आधा, ना ही एकदम ज़्यादा ठंडी और ना ही एकदम ज़्यादा गर्मी, ठीक है। तो ये भी जलवायु का एक कारक होता है ना। ये भी जलवायु को तय करने का एक बहुत बड़ा अपना वैल्यू रखता है, महत्व रखता है, कि नदी के या फिर समुद्र के किनारे जो भी शहर हैं या फिर जो भी स्थान होंगे उसकी जो जलवायु है वो समताप रहती है, ना अधिक गर्म रहती है ना अधिक ठंडी रहती है बाकी औरों के अपेक्षा। जैसे यहाँ ओडिशा है, तमिलनाडु है ना, केरल है, इस साइड का जितना भी है उसकी जलवायु समताप रहती है, ना जल्दी गर्म होता है और ना जल्दी ठंडा होता है, ठीक है। ये हो गया। अगला कारक देखिए, अगला कारक है कर्क रेखा, मकर रेखा या भूमध्य रेखा से दूरी। एक मिनट, है ना, इसमें एक और कारक बचा था, ये है आपका दूरी वाला, है ना, इसको मैं बता नहीं पाया था। ये दूरी हो गया। अब ऊंचाई वाला देखना, इसमें ऊंचाई क्या होगा ये देखिएगा। अगला हम देखने वाले हैं, समुद्र सतह से हम दूरी देखे थे, अब ऊंचाई देखते हैं। तो ऊंचाई में क्या मतलब होता है, देखिए, ऊंचाई का मतलब ये होता है, जैसे ये हमारा स्थल भाग है ना, यहाँ पे मैंने बना दिया सूर्य। वैसे सूर्य तो पीले रंग का होना चाहिए था, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये पीले रंग का सूर्य बना दिया मैंने, ठीक है। और ये है हमारा स्थल भाग और ये हमारा पर्वतीय भाग। होता क्या है ये देखिएगा, जब सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं, है ना, तो सीधा वो रिफ्लेक्ट नहीं करती, है ना, कुछ जो है वायुमंडल में सोख लिया जाता है। जब धरती से वापस कुछ चीज़ें जाती है रिफ्लेक्ट होके, है ना, इसको बोलते हैं विकिरण। जब सूर्य का प्रकाश धरती से टकरा कर वापस जाता है, याद रखिएगा, जब सूर्य का जो प्रकाश है वो धरती से टकरा कर वापस जाता है तब वो वायुमंडल को गर्म करता है ना, तब वो वायुमंडल को गर्म कर देता है, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है इसलिए वो वापस विकिरण बाहर नहीं जा पाता वायुमंडल के। लेकिन पर्वत के कुछ चोटियाँ ऐसी है ना, पर्वत की कुछ चोटियाँ ऐसी है जो वायुमंडल से ऊपर है, या कुछ जो है वायुमंडल से कम है, लेकिन इसकी जो विकिरण है ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, आसपास के एयर में बसा रहता है, तो यहाँ विकिरण या फिर ताप यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, ठीक है। जो पाठ प्रदेश रहते हैं, जो पर्वत प्रदेश रहते हैं, वो सीधे सूर्य की ताप को ग्रहण करके गर्म नहीं हो सकते,
ठीक है, वो सीधे सूर्य की ताप को ग्रहण करके गर्म नहीं हो सकते। उसके लिए आवश्यक है कि जो धरती से वापस जो जा रहा है विकिरण, उसकी ताप का उपयोग करके वह एरिया या वह क्षेत्र अपना तापमान ग्रहण करता है। क्योंकि ये बहुत हाइट में रहते हैं इसलिए विकिरण इतना ऊपर नहीं जा पाता, इसलिए ये इतने गर्म नहीं होते और ना ही यहाँ का तापमान गर्म होता है। इसी वजह से आप देखेंगे पहाड़ी एरिया जो रहेंगे, पर्वत एरिया, पहाड़ी एरिया हमेशा क्या होगा, पर्वत एरिया, पहाड़ी एरिया, ठीक है, पर्वत और जो पहाड़ी एरिया है, ठीक है, वो हमेशा ठंडे रहते हैं। कारण यही है कि सूर्य की किरणें वहाँ तक सीधी तो आती है, लेकिन सूर्य की किरणें जब तक उनको एक माध्यम नहीं मिलेगा, ठीक है, जब तक उनको एक माध्यम नहीं मिलेगा वो अपनी ऊष्मा या फिर ऊर्जा वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही एक कारण है कि समुद्र सतह तल से जो ऊंचा है, ऊंचे ऊंचे स्थान में जो देश या शहर बसे हुए हैं या स्थल बसे हुए हैं, वो इतनी आसानी से गर्म नहीं होते, वहाँ ठंडा प्रदेश पाया जाता है। इसलिए वहाँ की जो जलवायु है वो भी ठंडी मानी जाती है औरों की अपेक्षा। चलिए नेक्स्ट है आपका कर्क, मकर या भूमध्य रेखा से दूरी। कर्क या मकर या भूमध्य रेखा से जो दूरी होती है ना, वो भी आपका बहुत मायने रखता है। चलिए समझते हैं अब इसको। ठीक है, ये हमने बना लिया पृथ्वी, ठीक है, मैंने थोड़ा छोटा बनाया है, पृथ्वी में थोड़ा सा छोटा बनाया है। ये जो बीचों बीच लाइन जा रहा है उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, ठीक है, बीचों बीच जाए लाइन गया उसको बोलेंगे 0 डिग्री। और ये है आपका कर्क रेखा और नीचे है आपका मकर रेखा। एग्जैक्ट मैं नहीं बना पा रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। ये है आपका कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद ये कैसे जलवायु पर प्रभाव डालते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। जो सूर्य जो है ना, जो सूर्य जो है, मैं यहाँ पे सूर्य बना रहा हूँ, ये देखिए ये सूर्य है। सूर्य की जो किरणें हैं, है ना, सूर्य की किरणें हैं वो सीधी कहाँ तक पड़ती है, या तो वो कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच ही सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ेंगी। और याद रखिएगा, सूर्य की किरण सीधी पड़ने का मतलब है वहाँ अधिक ऊष्मा, अधिक प्रकाश जाना, ठीक है। और सूर्य की किरणें जहाँ धीमी पड़ती है या जहाँ नहीं पड़ती है, ठीक है, जहाँ धीमी पड़ती है या जहाँ नहीं पड़ती, यहाँ जहाँ तिरछा जाता है वहाँ कम तापमान जाता है। जैसे ये आपके हैं, ये कौन सा एरिया है, ये आपके हैं क्या बोलते हैं इसको, सूर्य पृथ्वी के ऊपर और टॉप के नीचे हम, ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसको ध्रुव बोलते हैं, ठीक है, ध्रुव एरिया। तो यहाँ बर्फीला रहेगा। आप रूस के ऊपर जाओगे ना, रूस जो के ऊपर है तो वहाँ बर्फीला रहता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँचती, और पहुँचती तो बहुत धीमा या फिर तिरछा। उसी प्रकार नीचे ये पूरे बर्फ़ का सागर बरसा हुआ है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, ठीक है। इसलिए अब देखिए, मेरा कहने का मतलब ये था कि सूर्य की किरणें जहाँ नहीं जा पाती वहाँ ठंडा रहेगा, मतलब वहाँ की जलवायु ठंडी रहेगी। और जहाँ सूर्य की किरणें यहाँ नीचे भी जाती, तिरछा जाती है, तो यहाँ भी ठंडा रहेगा। लेकिन जो सूर्य है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सीधा चमकता है, ठीक है। सूर्य जो है कर्क और मकर रेखा के बीच सीधा चमकता है। इसका मतलब इसके अंदर जितने आएंगे ये इतना एरिया झुलस जाएगा सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से इतना एरिया झुलस जाएगा। अब देखिए, सूर्य जो है अधिकतम कहाँ तक जाता है, तो सूर्य जो है अधिकतम कर्क रेखा तक जाता है ना। कर्क रेखा से कभी भी आगे सूर्य नहीं जाता है। उसी प्रकार ये मकर रेखा में आएगा अधिकतम नीचे में, मकर रेखा अधिकतम नीचे में आता है। इसको बात को याद रखिएगा, मकर रेखा में अधिकतम नीचे तक आ सकता है, ठीक है। नीचे से आएगा, इसका मतलब है कि यदि जो कर्क रेखा के स्थान के आसपास जो जगह होंगे, जो शहर होंगे, जो देश होंगे, उनका जलवायु गर्म होगा, है ना। क्योंकि अब देखिए, जो हमारा भारत देश है वो कुछ इस प्रकार ऐसा है ना, कुछ इस प्रकार ऐसा है। मतलब भारत का लगभग आधा हिस्सा कर्क रेखा के नीचे और आधा कर्क रेखा के ऊपर है। तो जो कर्क रेखा के ऊपर है वो हिमालय वाला क्षेत्र है, यूपी, पंजाब, हरियाणा, है
है ना, हिमाचल ये देश है, तो वहाँ की जलवायु जो है ठंडी रहती है। उसके अपेक्षा, है ना, जो कर्क रेखा के जो नीचे हैं, जो महाराष्ट्र, एमपी है, कर्नाटक है, केरल है, इसके नीचे का जितना भी पार्ट है वो गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि वो कर्क रेखा के आसपास है। कर्क रेखा आसपास नहीं, कर्क रेखा उसको काट कर जाते हैं। अब क्योंकि हम सीजी पढ़ रहे हैं तो देखिए छत्तीसगढ़ में ना कर्क रेखा से कटती हुई निकलती है। तो छत्तीसगढ़ कर्क रेखा से पास होने के कारण यहाँ की जलवायु जो है ना, यहाँ की जलवायु जो है उष्ण रहती है, उष्ण कटिबंध है। यहाँ की जलवायु जो है उष्ण पाया जाता है। ठीक है, यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण रहता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखिएगा 22 दिसंबर, है ना, 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ आ जाता है। सूर्य यहाँ आ जाएगा तो यहाँ कम प्रकाश पड़ेगा। ठीक है, सूर्य यदि मकर रेखा पे चला गया 22 दिसंबर को, तो इधर सूर्य का प्रकाश कम होगा। तब की स्थिति में दिसंबर के दिनों में छत्तीसगढ़ में आपका ठंडी का मौसम रहता है। ठीक है, अभी जैसे दिसंबर है तो ये ठंडी का मौसम है। क्यों? क्योंकि सूर्य फिलहाल मकर रेखा पर है और उत्तरायण होने के बाद वो उत्तर की ओर जाता है, जो हम मनाते हैं 15 जनवरी या फिर 15 जनवरी को मनाते हैं ना उत्तरायण, तो वो मकर रेखा को छोड़कर धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। ठीक है, तो ये समझ गया कि कर्क मकर रेखा भी एक जलवायु का तय करने का एक कारण है। ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा से भी यदि उसके आसपास कोई एरिया है ना, उस आसपास कोई देश है, तो उनका भी जलवायु गर्म रहता है। ठीक है, मेरे बताने का रीज़न यही था। तो तीनों रेखाओं में कौन सा आता है? तो तीनों रेखाओं में आपका आता है अफ्रीका। अफ्रीका जो है इन तीनों रेखाओं में पड़ता है, इसीलिए वहाँ के लोग बहुत काले काले होते हैं, क्योंकि उनको दिन भर झेलना रहता है सूर्य का मार। हमें तो केवल कर्क रेखा से मतलब रहता है। हमारे नीचे जाएंगे तो भूमध्य है, उसके नीचे जाएंगे तो मकर है। ठीक है, तो अफ्रीका में तीनों रेखाएं गुजर जाती है, इसलिए वहाँ की जलवायु हमेशा उष्ण बनी रहती है। ठीक है, अभी समझ आ गया। अधिक जानकारी जब हम भारत का जब पढ़ेंगे ना भूगोल, उस समय ग्रहण करेंगे। अभी केवल जलवायु इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है मकर रेखा से, इसलिए हमें इसको पढ़ना पड़ा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय। क्यों? क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है कर्क रेखा से के मध्य से गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कारण है? पर्वत और पठार भी जलवायु तय करते हैं, है ना। पर्वत और पठार भी जलवायु तय करते हैं। अब कैसे जलवायु तय करते हैं? जबकि हमने जस्ट पीछे पढ़ा है, यदि मान लेते हैं यहाँ पंजाब राज्य है, पंजाब है, पंजाब या फिर हिमाचल मान लेते हैं, हिमाचल। अब पंजाब और हिमाचल में हिमालय है, हिमालय बहुत ऊपर में है और पूरा जो राज्य है पूरे पहाड़ों पर बसा है। क्योंकि मैंने बताया था कि पहले ही यदि समुद्र तल की दूरी या फिर ऊंचाई, ये सभी जो है जलवायु का के कारक बनते हैं। तो पर्वत या पठार वाले राज्य या फिर ज़िले हैं, उनकी जो जलवायु है वो नम रहती है। ठीक है, हवाएं उसी प्रकार। और मिट्टी देखिए, मिट्टी कैसा होगा? यदि कहीं की मिट्टी उपजाऊ है, ठीक है, तो वहाँ पेड़ पौधे जंगल झाड़ियाँ अच्छे से मिलती हैं, तो वहाँ की जो जलवायु है वो सम रहती है। सब मतलब पानी भी समय में गिरता है, पानी, मिट्टी, गर्मी, वो सब सोखने की क्षमता रखते हैं। उसी प्रकार ये जो वनस्पति है, जहाँ वनस्पति अच्छी रहेगी, है ना, वहाँ की जलवायु ठीक रहती है। जैसे आप राजस्थान देख लीजिए, राजस्थान की मिट्टी देख लीजिए, तो पहले तो राजस्थान की मिट्टी पूरा जो है वो कंकड़, रेत, बालू से भरा हुआ है। वहाँ ढंग से वनस्पति हो ही नहीं सकता। ढंग से वनस्पति नहीं होने के कारण वहाँ की जो जलवायु है वो गर्म रहती है। अगर ढंग से अगर वनस्पति नहीं है तो पानी नहीं गिरेगी, पानी नहीं गिरी तो वहाँ की जलवायु साफ नहीं, जलवायु नमी नहीं रहेगा। यही कारण है कि पर्वत, मिट्टी और हवाएं भी जलवायु का कारक बनती है। ठीक है, जलवायु का कारक बन जाती है। या फिर इसको ये बोल सकते हैं कि ये आपस में एक दूसरे के पूरक है। यदि कहीं की जलवायु उष्ण है या फिर मरुस्थली है, तो वहाँ वनस्पति नहीं होंगी, और वनस्पति नहीं होगी तो जलवायु भी ढंग से नहीं होगा। ठीक है, वहाँ हवाएं भी गर्म चलेंगी। चलिए, ये आपको समझ आ गया कि जलवायु के कारक क्या क्या हैं। अगला है महासागरीय धाराएं। जलवायु में महासागरीय धाराएं भी एक अभिन्न रूप निभाती हैं।
इस इमेज में देखिएगा, वैसे तो मैं दिख नहीं होगा, देखिए मैं महाद्वीप के लेफ़्ट साइड या पीछे पीछे एक ड्रॉन बना रहा हूँ, है ना। महाद्वीप के पीछे पीछे मैंने जहाँ जहाँ वो पीला कलर का बनाया है वहाँ ठंडी जलधाराएँ आती हैं, ठीक है, वहाँ ठंडी जलधाराएँ आती है। और ठंडी जलधाराएँ होने की वजह से वहाँ पानी नहीं गिरता। पानी नहीं गिरता तो वहाँ की जो स्थल है, वहाँ के जो इस पास के राज्य हैं या देश हैं, वो पूरे मरुस्थल बन जाते हैं, तो वहाँ की जलवायु गर्म हो जाती है। अब देखिए कि अब यहाँ थोड़ा एग्जांपल में देखिए ऐसे, है ना। वैसे तो ये भारत देश का है, लेकिन मैं आपको इसी से कुछ बताना चाहता हूँ। मान लेते हैं यहाँ एक ठंडी जलधारा बन रही है, ठंडी जलधारा, ठीक है। ठंडी जलधारा का मतलब वहाँ की जो जल है बहुत ठंडा रहेगा, ठीक है। वहाँ का जो जल है वो ठंडा रहेगा। ठंडा रहने की वजह से क्या होता है, यहाँ का जब भी ये भाप बनकर कभी भी ऊपर नहीं उठ सकती, ठीक है। यदि ये जलधाराएँ ठंडी है तो ये भाप बनकर ऊपर नहीं उठ पाएंगी या बहुत कम उठेंगी। नहीं उठ पाने की वजह से वहाँ इस एरिए में इसके आसपास कोई भी बरसात नहीं होता या फिर पानी नहीं गिरता, बरसात का मौसम नहीं बनता, पानी अच्छे से नहीं गिरता। और पानी अच्छे से नहीं गिरने का मतलब वो मरुस्थल बन जाता है उस एरिया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हर महाद्वीप के क्या बोल सकते हैं इसको, लेफ़्ट साइड, है ना, लेफ़्ट साइड ठंडी जलधारा होने के कारण उधर के सारे हिस्से हैं वो मरुस्थली रहते हैं, है ना। जब आप कभी ये पढ़े होंगे, जब वर्ल्ड का पढ़ते हैं ना भूगोल, तो उसमें पढ़े होंगे लगभग सभी महाद्वीप के लेफ़्ट साइड में आपका मरुस्थल देखने को ही मिलेगा, क्योंकि वो ठंडी जलधाराएँ बहती है उस साइड, और ठंडी जलधाराओं से पानी गिरना संभावना बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये भी है जलवायु को तय करने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, तो अब हम मेनली पढ़ने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ का जलवायु कैसा है, ठीक है। अब हम मेनली पढ़ने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ का जलवायु कैसा है। तो देखिए छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी है। दक्षिण पश्चिम क्या होता है, ये देखिएगा, ये उत्तर को नॉर्थ बोलेंगे, नीचे को साउथ बोलेंगे, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, ठीक है। दक्षिण कौन सा है, तो साउथ है। पश्चिमी कौन सा है, तो ये वेस्ट है। तो इधर की जलवायु कुछ इस प्रकार की है, ठीक है। और ये मानसूनी जलवायु है। हमारे यहाँ जो भी वर्षा होता है वो मानसूनी वर्षा है, ठीक है। वर्षा बहुत प्रकार की होती है, वो जब हम भारत का पढ़ेंगे भूगोल उसमें चर्चा करेंगे कि वर्षा कितने प्रकार से होती है और कैसे कैसे वर्षा होती है। बस आप फिलहाल इतना जान लीजिए कि जो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी है, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है और इसी मानसून से वर्षा होता है, ठीक है। इसी मानसून से भारत और छत्तीसगढ़ दोनों में यहीं से वर्षा होता है। कटिबंध क्या है, तो उष्ण कटिबंध है। उष्ण कटिबंध कैसे है जलवायु, ये देखिए यहाँ पे इस इमेज पे देखिए, ये उष्ण कटिबंध जलवायु। क्यों, क्योंकि जो कर्क रेखा है छत्तीसगढ़ के ऊपर, जो सरगुजा ब्लॉक है, सरगुजा संभाग है, उसके जिलों से होकर गुजरता है, ठीक है। और जहाँ सूर्य रहेगा, देखिए कर्क रेखा में सूर्य खड़ा रहता है एक बार साल में, तो यहाँ की जो साल में खड़ा रहता है और इधर भी आता है नीचे, है ना। तब कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ को ऊर्जा अधिक दे रहा है, इसलिए हम बोलते हैं ये उष्णकटिबंधी जलवायु है। उष्ण मतलब होता है गर्म, और कटिबंध का मतलब होता है स्थान या जगह, या फिर उस क्षेत्र को या फिर उतने हिस्से को हम कटिबंध बोलते हैं, ठीक है। उतने हिस्से को कटिबंध बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंध। अगर क्यों कहा जाए तो क्योंकि कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के ऊपर से होके गुजरता है। तीसरा है औसत जल वर्षा होती है हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना। औसत जल वर्षा होती है, हम कुछ अभी विशेष बात कर रहे हैं ना, एक ऊपर, ठीक है। विशेष औसत वर्षा हमारे यहाँ कितना होती है, 1300 से 1325 मिलीमीटर। कितना, 1300 से 1325 मिलीमीटर वर्षा होता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये है, ये हमारे वार्षिक औसत वर्षा होता है। उसके बाद है, अब छत्तीसगढ़ एक भू अवस्थित राज्य है ना। जब हम छत्तीसगढ़ का राज्य पढ़ा रहे थे उसमें बताया थे भू अवस्थित राज्य है। भू अवस्थित का मतलब ये होता है, यदि कोई जैसे भारत देश में ही समझ लीजिए, ये लीजिए, ये मैप से ही समझ लीजिए, ये मैप है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। वैसा क्षेत्र है ना,
वैसा क्षेत्र या फिर वैसा राज्य जिसकी सीमाएं ना तो समुद्र से लगती है ना। देखिए समुद्र से नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे है ओडिशा है, और ना ही अन्य देशों से लगती है। तो छत्तीसगढ़ किसी अन्य देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, राज्य के साथ करता है, लेकिन हम देश की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की सीमा किसी भी देश से नहीं लगता और ना ही समुद्री स्थल समुद्र से लगता है। इसलिए छत्तीसगढ़ जो है एक भू आवस्थित राज्य है। ठीक है, यहाँ की जलवायु गर्म, शुष्क और उपाद्र होती है। गर्म क्यों होती है? क्योंकि कर्क रेखा यहाँ पे है। शुष्क क्यों होता है? शुष्क होने की वजह से, क्योंकि गर्म है तो शुष्क होगा। और आर्द्रता क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो सूर्य है जब मकर रेखा पे चले जाता है नीचे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ सूर्य की रोशनी कम पड़ता है यहाँ तक। इसलिए छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है गर्म है, शुष्क है और आर्द्रता है, आर्द्रता होती है, अधिक आर्द्रता वाला होता है। ठीक है, अब इसका एक है कि ये क्योंकि ये भू अवस्थित राज्य होने के कारण ये उपाद्र उपमहाद्वीपीय जलवायु है। ठीक है, इसका मतलब होता है उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु की तरह कार्य करता है। अगला हमको पढ़ना क्या है, ये देखिए, अगला हमको पढ़ना है अब इसके बाद छत्तीसगढ़ में ऋतुएं पढ़ना है। छत्तीसगढ़ में 3 ऋतुएं होती है, ग्रीष्म, उसके बाद सर्दी आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा वर्षा। मेनली हमको 3 ही वर्षा ऋतु यहाँ पे पढ़ना है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।